पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जय श्री राम के जयकारे आज जमकर गूंजे। मौका था टीएमसी से बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी के नामांकन का। इस मौके पर नंदीग्राम में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शुवेंदु के नामांकन के लिए खास तौर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी पहुंचे थे। नामांकन से पहले हल्दिया में शुवेंदु अधिकारी ने रोड शो और रैली की, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। इस रैली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और जैसे ही शुवेंदु ने मंच पर भाषण दिया, उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी ने तो अपने भाषण के आखिर में जय श्री राम के नारे लगाए। तो ये मंच से जय श्री राम के नारे लगाते हुए स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी की रैली और इस दौरान न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान बल्कि स्मृति ईरानी, खुद शुवेंदु अधिकारी लगातार जय श्री राम के नारे लगाते रहे हैं, ये कहते हुए कि ममता बनर्जी को जय श्री राम से दिक्कत होती है। शुवेंदु अधिकारी के समर्थन में हल्दिया पहुंची स्मृति ईरानी ने नंदीग्राम से इस बार बीजेपी की जीत का भरोसा जताया और साथ ही उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला भी बोला। कौन मेके वोट दीते হবে দিদি? কোন টিমে যে একটা 80 বছরের মাকে মেরে মেরে একাকার করে দেয় এই মেয়ে? किस মেয়ে को वोट देना है दीदी? যে বিজেপি লোকেদেরকে মেরে ওদেরকে গাছে ঝুলিয়ে দেয়, মাথায় ঝুলিয়ে দেয়, ওই মেয়েকে ভোট দিতে হবে। কোন মেয়েকে ভোট দিব? যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না আর নন্দীগ্রাম এসে ভোটের জন্য চণ্ডী পাঠ করছে। তাই বলছে দিদি খেলা হবে। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी, दोनों केंद्रीय मंत्री शुवेंदु अधिकारी की रैली में जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। शुवेंदु अधिकारी भी लगातार जय श्री राम के नारे लगाते रहे हैं। इसके अलावा कई और मुद्दे भी उठाए जाते रहे बीजेपी की तरफ से, लेकिन नंदीग्राम जहां पर शंखनाद हुआ है, यानी असली लड़ाई नंदीग्राम में, क्योंकि वहां से ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही है, तो वहीं शुवेंदु अधिकारी जो उनके करीबी रहे हैं वो भी चुनावी मैदान में। और आज इसकी शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि आज शुवेंदु अधिकारी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन ये मंच से किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी ने जय श्री राम के नारे लगाए, उसको समझने के लिए सीधे कोलकाता चलते हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, तो क्या नंदीग्राम में जय श्री राम के नारे पर लड़ा जाएगा चुनाव? क्योंकि हम देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री दोनों, स्मृति ईरानी भी, धर्मेंद्र प्रधान भी, शुवेंदु जय श्री राम के नारे लगाते रहे हैं और आज मंच से इन दोनों की तरफ से भी जय श्री राम के जमकर नारे लगाए गए। देखिए, जय श्री राम के नारे और जय श्री राम की तस्वीर, ये दोनों पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब जय श्री राम के नारा लगाने के बाद ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से नीचे उतर गई थी। तो अगर इस तरह के रिएक्शन वो देंगी तो जाहिर सी बात है बीजेपी उसे बुनाएगी। और सियासत में अगर किसी बात को लेकर के आप परेशान होते हैं तो विरोधी दल वही काम या वही बयान बार बार देता है। और आप देखिए कि जय श्री राम के नारे अब सिर्फ शुवेंदु अधिकारी नहीं, मंच से नंदीग्राम और हल्दिया में लगाए जा रहे हैं। और मैंने देखा था तो तस्वीरों में बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो एकदम हिंदुत्व के नाम पर वहाँ चुनाव लड़ रही है। दिलीप घोष ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि ममता बनर्जी इसलिए गई वहाँ पर चुनाव लड़ने भवानीपुर छोड़ के क्योंकि वहाँ 35% आबादी मुस्लिमों की है। तो एक तरह से बीजेपी सीधे हमला कर रही है ममता बनर्जी की छवि को लेकर। और जो हल्दिया से लेकर नंदीग्राम तक पोस्टर बैनर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पोस्टरों और बैनरों के साथ आपको जय श्री राम लिखे नारे, प्रभु श्री राम की तस्वीर, हनुमान की तस्वीर, ये सब भी आपको भगवा रंग में दिखेगा। तो एक तरह से बीजेपी ने जो हिंदुत्व उसका कोर आइडियोलॉजी रही है उस पर चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल की। और ये अब बात किसी से छुपी नहीं है कि चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश दोनों तरफ से ममता बनर्जी भी करती हैं, बीजेपी भी कर रही है और एक हद तक फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन करके लेफ्ट और कांग्रेस भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोई किसी पर आरोप नहीं लगा सकता, जितने भी सियासी दल हैं, तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेफ्ट हो या कांग्रेस, ये सब एक तरह से ध्रुवीकरण की सियासत कर रहे हैं। जी, लौटेंगे अरुण आपके पास। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने ममता पर जोरदार हमला किया और कहा कि ममता ने बंगाल के लोगों को निराश किया है और लोग उन्हें जरूर जवाब देंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको।
एक मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप आप ममता बनर्जी पर लगाते हो, लेकिन उसकी काट के लिए वो मंदिर मंदिर जा रही हैं, मंच पर चंडी पाठ कर रही हैं। क्या लग रहा है ममता बनर्जी अब बदल गई हैं, अब सच में उनकी सियासत खतरे में? कोई बदलाव नहीं होता है, ये घबराहट के लक्षण है। घबराहट में आदमी अपनी असलियत दिखाता है, मौका परस्तों को जनता ठीक से पहचानती है। जय श्री राम। एक अंतिम सवाल, जो शुवेंदु अधिकारी की कह रही है जमानत जब्त करा देंगी ममता बनर्जी, देखो 1 तारीख को वोट होगा, 2 मई को जब रिजल्ट आएगी तब सब स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, ये है धर्मेंद्र प्रधान, कैबिनेट मिनिस्टर, जिनका साफ तौर पर कहना जय श्री राम का नारा लगाते हुए कि 1 तारीख जब रिजल्ट आएगा 2 तारीख को तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जहां तक ममता बनर्जी के मंदिरों में जाने की बात है तो वो उनकी घबराहट साफ दिखाई देती है। कैमरामैन चंदन के साथ यतेंद्र शर्मा, मिदनापुर, न्यूज 18 इंडिया। अरुण, सुना आपने धर्मेंद्र प्रधान से जब यतेंद्र बात कर रहे थे तब भी उन्होंने जोरदार तरीके से जय श्री राम का नारा लगाया। जय श्री राम, जिसको लेकर ममता बनर्जी लगातार रिएक्शन देती रही, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है। हमने देखा था कि विक्टोरिया हॉल में भी किस तरीके से वो नाराज हो गई थी। क्या उसी चीज का फायदा उठाते हुए बीजेपी इसके लिए आगे बढ़ रही है? लेकिन फिर एक सवाल भी खड़ा होगा कि अगर जय श्री राम के ऊपर नारा या फिर हिंदुत्व वाली छवि को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाएगा तो वही नक्शे कदम पर तो ममता बनर्जी भी चल रही है। चंडी पाठ भी करती हुई नजर आई, शिव मंदिर में भी वो पहुंची, दुर्गा का भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो फिर किस तरीके से इन तमाम चीजों को डिफरेंशिएट किया जाएगा? हालांकि शुवेंदु ये भी कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है जब ममता बनर्जी नामांकन से पहले मंदिर पहुंची। लेकिन निश्चित रूप से ममता बनर्जी इसके पहले नामांकन से पहले मंदिर नहीं जाती थी। बीजेपी ने जाहिर सी बात है उनको चारों तरफ से इतना घेर दिया कि उनको अब हिंदुत्व की भी चाल चलनी पड़ रही है। पहले उनको ऐसा लगता था कि बंगाल में बीजेपी मजबूत नहीं है। जब बीजेपी बंगाल में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने आई तो उनको इस बात का एहसास हो गया कि एक जो अल्पसंख्यक वोट बैंक जिसको वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी वो तो अभी उनके साथ है, लेकिन हिंदू वोट बैंक अगर उनके साथ नहीं जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है तीसरी बार नवन्ना में आने का उनका सपना साकार नहीं होगा। और ये वजह है कि उनको बैलेंस करना पड़ रहा है, जो अल्पसंख्यक आबादी है उसके साथ साथ हिंदुओं को भी अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। बीजेपी की लाइन एकदम क्लियर है। बीजेपी उग्र हिंदुत्व को लेकर के योगी आदित्यनाथ को यहाँ उतार करके जय श्री राम के नारे लगा करके, जय श्री राम के पोस्टर बैनर लगा करके, हनुमान की तस्वीर लगा करके संकेत और संदेश साफ दे रही है कि वो एक बड़ा जो चंक है 65% वोटर है नंदीग्राम में हिंदू, उन पर वो दांव खेल रही है और काउंटर पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस जो अल्पसंख्यक वोट है 35%, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और बीजेपी काउंटर पोलराइजेशन की कोशिश करती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, कुछ उसी रणनीति पर काम बीजेपी कर रही है। इसके साथ साथ आप देखिए मतुआ संप्रदाय की बात करिए या छोटे छोटे जो तबके हैं यहाँ के, छोटा छोटा वोट बैंक है, उसको पहले से ही बीजेपी साध रही है। आपने देखा था किस तरह से जेपी नड्डा, अमित शाह उनके घर जाते हैं, उनके घर खाना खाते हैं, उनसे मेल मिलाप करते हैं। तो बीजेपी 2 फ्रंट पे काम कर रही है। एक तो वो वोट बैंक जो छोटा है, जो किसी की नज़र में नहीं आता, उस पर भी उसकी नज़र है। साथ ही साथ वो कोर हिंदुत्व का यहाँ पर एजेंडा लेके चल रही है ताकि ममता बनर्जी के खिलाफ अच्छी खासी तादाद में लोगों को अपने साथ जोड़ सके। और यही वजह कि ममता बनर्जी को बीजेपी की लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं। ये जो नंदीग्राम में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, क्या नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों तक भी ये गूंज सुनाई देगी और उसका असर होगा, उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने आज नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस बार उन्होंने बतौर बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल किया है। हल्दिया के एसडीएम दफ्तर में उन्होंने नामांकन भरा। इसके पहले शुवेंदु अधिकारी ने हल्दिया में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ रोड शो भी किया। हल्दिया में रोड शो किया उन्होंने। उसके पहले एक रैली को भी किया संबोधित और अपनी जीत का दावा किया। इससे पहले 10 मार्च को टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी यहां से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट है। नंदीग्राम में मुकाबला बेहद कड़ा है और इसलिए नंदीग्राम के संग्राम को जीतने के लिए दोनों प्रत्याशियों को भगवान के आशीर्वाद की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। तभी तो आज शुवेंदु अधिकारी ममता की ही तरह मंदिर मंदिर जा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, उनके खिलाफ उनकी पुरानी गुरु ममता बनर्जी जो चुनावी मैदान में है। नामांकन दाखिल करने से पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की थी। वहीं शुवेंदु अधिकारी की तरफ से पहले सिंगवानी मंदिर में वो गए, पूजा अर्चना की और फिर जानकीनाथ मंदिर में भी पहुंचे और यज्ञ किया। शुवेंदु के नामांकन दाखिल करने के साथ ही आर पार की लड़ाई का असली शंखनाद हो चुका है शुरू। करीब 3 लाख मतदाताओं वाली नंदीग्राम सीट अब वो सीट बन चुकी है जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी।
तो असली शंखनाद की शुरुआत अरुण आज से हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नंदीग्राम के जो लोग हैं वो किसको वोट देते हैं, जनता किसको वोट देती है? ममता बनर्जी को, जिनके चेहरे पर लेफ्ट के किले को उखाड़ फेंका गया, या फिर शुवेंदु अधिकारी जो इस पूरी रणनीति के पीछे थे, जिनकी मेहनत थी और दिमाग था? देखिए, शुवेंदु अधिकारी चेहरा थे। ममता बनर्जी ने जब नंदीग्राम का आंदोलन शुरू किया तो शुवेंदु अधिकारी बैकबोन थे। पब्लिक को मोबिलाइज करके ममता बनर्जी के साथ खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका थी। वो लेफ्टिनेंट हुआ करते थे उस समय ममता बनर्जी के, और तब से लेफ्टिनेंट का पद ही उनके पास था, यानी सबसे करीबी सिपा सालार वही थे ममता के। लेकिन जब लेफ्टिनेंट और जनरल के बीच जंग छिड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है नंदीग्राम के मतदाताओं के लिए बेहद मुश्किल होगी। वो सिर्फ शुवेंदु अधिकारी के साथ या तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े हुए, बहुत ऐसे लोग थे जिनकी भावनाएं तृणमूल कांग्रेस के साथ, ममता बनर्जी के साथ और शुवेंदु अधिकारी के साथ भी जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी को यह साबित करना होगा कि बीजेपी में जब वो आ रहे थे बड़े जोर शोर से ये बातें कही जा रही थी कि 60 से 65 सीटों पर उनका प्रभाव है। अगर नंदीग्राम में वो ममता बनर्जी को हरा देते हैं, अगर मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि चुनाव के नतीजे हमको पता नहीं है, अगर वो हरा देते हैं तो राष्ट्रीय पटल पर एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, और अगर हार जाते हैं तो बीजेपी ने जो दांव उनके ऊपर लगाया था वो थोड़ा सा बीजेपी को निराशा होगी। लेकिन अगर वो अन्य सीटों पर मदद कर पाते हैं बीजेपी को, भले नंदीग्राम हार जाए, और ममता बनर्जी को घेर सकते हैं, अगर कड़ा मुकाबला दें, ममता बनर्जी को ज्यादा समय नंदीग्राम में देना पड़े, तो ये भी एक तरह से उनकी मॉरल जीत ही होगी। अरुण, लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये भी बताते चलें कि इसमें कोई शक नहीं है कि नंदीग्राम शुवेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है, और पिछले चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने बम्पर जीत हासिल की थी। लेकिन खास बात यह है कि अब तक शुवेंदु टीएमसी में हुआ करते थे और इस बार वो बीजेपी में है। 2016 में नंदीग्राम से जीत हासिल करने वाले शुवेंदु अधिकारी ने 67.2% वोट हासिल किए थे। इस सीट पर दूसरे नंबर पर सीपीआई के अब्दुल करीम शेख थे, जिन्हें 26.7% वोट मिले थे। खास बात यह कि बीजेपी 5.4% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी। लेकिन इस बार दावा यह कि हम नंबर 1 पर आएंगे। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी ही जीत हासिल करेंगे। और इस बीच आपको बता दें, चोट लगने के बावजूद ममता बनर्जी अस्पताल के बिस्तर पर ज्यादा समय तक रहने को तैयार नहीं है और वो जल्द ही एक्शन में दिखेंगी। 14 मार्च को ममता बनर्जी अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि पहले घोषणा पत्र 11 मार्च को जारी होना था, लेकिन चोट लगने के कारण यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 15 मार्च को ममता झारग्राम में रैली को भी करेंगी संबोधित। चोट की वजह से ममता व्हील चेयर पर रैली करेंगी। चोट लगने के बाद ममता की यह पहली रैली होगी। तरह तरह की सुविधाओं का इंतजाम करना पड़ा। उनके खाने पीने के लिए, राशन के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किट प्रोवाइड किया गया। उनके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, कोरोना से इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम किया गया। तो खर्चे सरकार के बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन इनकम लगभग ख़त्म हो गई और उसके बावजूद सरकार ने इतना अच्छा बजट पेश किया। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। इतने कठिन परिस्थितियों में पिछले साल जब सरकारी रेवेन्यू लगभग ख़त्म हो गया था, कई लोग कहते थे, कई पत्रकार भी कहते थे, कई लोग कहते थे कि अब तो शायद बिजली की सब्सिडी ख़त्म करनी पड़ेगी इन लोगों को, अब तो शायद पानी की सब्सिडी ख़त्म करनी पड़ेगी इन लोगों को। लेकिन पूरा पिछले साल भी बिजली भी फ्री रही, पानी भी फ्री रहा, बच्चों का स्कूल भी फ्री रहा, सारे सरकारी अस्पतालों में इलाज भी फ्री रहा और महिलाओं का बस में सफ़र भी फ्री रहा। और आने वाले साल में जब बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट में भी बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, स्कूल भी फ्री है, अस्पताल भी फ्री है और बसों में महिलाओं का सफ़र भी फ्री है। इतनी कठिन परिस्थितियों में ये सारे जनता को सहूलियतें जारी रहीं, इसका मैं उन्हें बधाई देता हूँ। पिछले 1-1.5 महीने में देश का बजट प्रस्तुत किया गया, मैंने वो बड़े गौर से देखा। पिछले 1-1.5 महीने में लगभग देश के हर राज्य में बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग सभी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किए, सबने घाटे के बजट प्रस्तुत किए। दिल्ली अकेला राज्य है जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी फायदे का बजट प्रस्तुत किया, सरप्लस बजट प्रस्तुत किया, घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया। ये भी अपने एक बहुत बड़ी बात है।
इस बजट को देशभक्ति बजट बोला गया। आज हमारा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है। और इस 75वें साल में इस बजट के ज़रिए पूरी कोशिश की गई है कि अगले एक साल दिल्ली के कण कण के अंदर देशभक्ति की भावना होगी, हर जगह देशभक्ति की भावना होगी और कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन और कई सारे नई नई चीज़ें शुरू की जाएंगी। इस दौरान स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है। अन्य कई देशों में होता है कि बच्चों को बचपन से अपने देश के प्रति कूट कूट कर देशभक्ति भरने का काम अन्य कई देशों में किया जाता है। हमारे देश के अंदर हमारे पाठ्यक्रम में मैं समझता हूँ ये एक कमी थी, जो इस वर्ष से दिल्ली राज्य में ये कमी पूरी की जाएगी और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी जाएगी। इसी बजट में कहा गया कि हम दिल्ली में जगह जगह 500 जगह हम लोग बड़े बड़े तिरंगे लगाएंगे, तिरंगे फहराएंगे। सरकार बड़े बड़े तिरंगे फहराएगी। ये बहुत ही शानदार कदम है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमारा मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो अंदर खुद ब खुद मन बोल उठता है, भारत माता की जय। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमें अपनी भारत माता की याद आती है और बॉर्डर में लड़ते हुए सैनिक जो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। ये बहुत ही अच्छा कदम है कि पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह जब तिरंगे लगाए जाएंगे और रोज़ सुबह जब कोई अपने घर से निकलेगा, दफ्तर जाएगा, रास्ते में उसे जगह जगह तिरंगे दिखाई देंगे और उसका मन देशभक्ति से भर जाएगा, उसका मन फ्रेश हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब से ये ऐलान किया गया है तब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसमें विरोध करने वाली क्या बात है? अच्छा कदम है, साथ देना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति की बात के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश हमारा सबका है, भारत हमारा सबका है, चाहे कोई बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, चाहे इस पार्टी से हो, चाहे उस पार्टी से हो। देश तो हमारा सबका है। केंद्र सरकार ने जब जब अच्छे काम किए, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के साथ दिया। मुझे याद है 2014 में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का ऐलान किया था। मैं खुद झाड़ू लेके एक झुग्गी बस्ती के अंदर सफाई करने गया था स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे याद है जब उन्होंने योगा का कार्यक्रम अनाउंस किया था, मैं खुद अपनी चटाई लेके इंडिया गेट गया था योगा करने के लिए। ये सारे गए थे। जब भारत की बात आती है, हमारे लिए कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, हमारे लिए हमारा देश है, भारत माता है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि जब हमने कहा हम पूरे दिल्ली के अंदर तिरंगे फहराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसका विरोध क्यों किया, कांग्रेस वालों ने इसका विरोध क्यों किया। कहते तिरंगे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए तिरंगे? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए तिरंगे। मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये तिरंगा भारत में नहीं फहराएगा तो पाकिस्तान में फहराएगा क्या? तो दिल्ली विधानसभा में चर्चा बजट पर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलते हुए। और आइए एक बार फिर से लौटते पश्चिम बंगाल की सियासत पर। बंगाल के नंदीग्राम में ब्लॉकबस्टर मुकाबले की जमीन हो चुकी है तैयार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद आज बीजेपी की तरफ से शुवेंदु अधिकारी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। शुवेंदु के पर्चा भरते ही बंगाल के रण के महामंच में नंदीग्राम तब्दील हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि टीएमसी और बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को आमने सामने क्यों कर दिया। आखिर दोनों दलों के इस भरोसे की वजह क्या है? नंदीग्राम के रण से पहले शुवेंदु की शक्ति पूजा, नामांकन से पहले देवियों का आशीर्वाद, नंदीग्राम के महामुकाबले की पहली झलक।
नंदीग्राम में सबसे बड़ा मुकाबला। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच सबसे बड़ी चुनावी जंग। जख्मी ममता का भी आसमान पर हौसला। बंगाल के चुनावी रण में सबसे बड़े मुकाबले के लिए नंदीग्राम तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन और मंदिरों के दर्शन के बाद बीजेपी के खेमे से जब शुवेंदु अधिकारी सामने आए तो केंद्र सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के बड़े चेहरों के साथ नामांकन की डगर भी मंदिरों से होती हुई गुजरी। नंदीग्राम में प्रचार के दौरान घायल हो चुकी ममता अस्पताल में बिस्तर से भी हुंकार भरती दिखी और पूरी तरह ठीक होने तक उन्होंने व्हीलचेयर से ही चुनावी घमासान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। लेकिन बंगाल की जंग जीतने के साथ ही ममता और बीजेपी दोनों के लिए नंदीग्राम का मैदान मारना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया। इसकी वजह है नंदीग्राम में दोनों दलों के दो सबसे बड़े चेहरों का आमने सामने होना। यही वजह है कि दोनों खेमों से अपनी अपनी जीत के दावों का दौर शुरू हो गया। 10 साल की कोई मुख्यमंत्री अपना परिचय अब 10 साल बाद दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी कुछ गलती की होगी उन्होंने, जो उनको पश्चाताप करना पड़ रहा है। नंदीग्राम के लोग कह रहे हैं कि आप तो बाहर ही हैं, शुवेंदु हमारी भूमि पुत्र है, हमारी माटी का बेटा है। तो जो बाहरी का आरोप वो प्रधानमंत्री जी पर सब पे लगाती थी, अब वो उसका जवाब नहीं देते बन रहा उनसे नंदीग्राम में। तो नंदीग्राम हमारा याद में आया जब लास्ट टाइम हम मीटिंग में आया तो मैंने पूछा क्या तब तक उधर में एमएलए नहीं था। यू नो द एमएलए दैट टाइम रिजाइंड, सो सीट वाज टोटल वेकेंट। सो आई आस्क्ड देम अगर हम कंटेस्ट करें तो ठीक है, तो देन दे शाउटेड लाइक एनीथिंग एंड दे गेव मी फुल सपोर्ट बिकॉज ऑफ देयर इंस्पिरेशन, because of their energy, because of their full support. I thought Nandigram is not only a slogan to me, Nandigram is a place where Kishan movement, agro movement build up from here. भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती रही ममता ने उनकी पार्टी से बगावत करने वाले शुवेंदु को चुनौती देने के लिए नंदीग्राम को रणभूमि बनाने का ऐलान खुद ही किया था। चुनावी रैली के बाद उन्होंने उम्मीदवारों के ऐलान के वक्त उस पर मुहर लगा दी थी। বুকটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। इसके जवाब में बीजेपी की तरफ से शुवेंदु ने ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने की चुनौती दे डाली। आने दीजिए, 1.5 लाख से ज्यादा वोट से उसको हराऊंगा, उसको उसकी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। ममता ने शुवेंदु की चुनौती को स्वीकार किया तो बीजेपी ने भी शुवेंदु पर भरोसा दिखाया। आखिर दोनों दलों और दोनों नेताओं की नंदीग्राम पर इतने भरोसे की वजह क्या है? असल में नंदीग्राम वही जमीन है जहां 2007 से किसान आंदोलन से उपजे गुस्से को ममता ने आवाज देकर लेफ्ट सरकार की चूल्हे हिला दी थी। लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है कि उस किसान आंदोलन में ममता को चेहरा और आवाज बनाने का दिमाग शुवेंदु अधिकारी का ही था, जो उस वक्त ममता के सिपहसालार हुआ करते थे। बताया जाता है कि नंदीग्राम आंदोलन के रणनीतिकार शुवेंदु ही थे। यानी नंदीग्राम से दोनों नेताओं का रिश्ता है। नंदीग्राम दोनों नेताओं की पहचान है। लेकिन नंदीग्राम के आंदोलन से जहां ममता की बंगाल की सत्ता की राह निकली, वहीं ये इलाका शुवेंदु के किले में भी बदल गया। शुवेंदु ने पिछला विधानसभा चुनाव नंदीग्राम से लड़कर इसे अपने घर में बदल लिया। यही वजह है कि इस बार नंदीग्राम के महामुकाबले में ममता को बाहरी बताया जाने लगा। ये लोग का साथ बहुत दिन का रिश्ता है। ममता बनर्जी ये लोग के याद करता है 5 साल अंतर जब चुनाव आता है। और मैं भी नंदीग्राम का वोटर के नाते नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मैं नंदीग्राम का वोटर के नाते ही नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मेरा नाम नंदीग्राम के मैं उठा लिया। नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। दो जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था तब नंदीग्राम में जो लोग लड़ रहा था, बहुत सारे लीडर है मिदनापुर का, तो वो लोगों ने रास्ता में नहीं निकाला था। लेकिन मिदनापुर का नंदीग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 7 मार्च हो, चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है।
नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नंदीग्राम का इतिहास देखें तो 1967 में 5 बार यहां से सीपीआई को जीत मिली। किसान आंदोलन का असर ये हुआ कि लेफ्ट का गढ़ टीएमसी के किले में बदल गया और 2009 के बाद से लगातार इस सीट पर ममता की ही पार्टी जीतती रही। बंगाल के कांथी को अपना गढ़ बना चुके शुवेंदु अधिकारी ने 2016 में यहां टीएमसी से मैदान मारा। 2009 के बाद से टीएमसी के किले में बदल चुके नंदीग्राम को ममता अपनी ताकत मानती हैं। इसी भरोसे से ममता ने एक रैली में नंदीग्राम से उतरने का ऐलान कर दिया। গ্রামে সিটে আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। लेकिन नंदीग्राम पर जितना भरोसा ममता को है उतना ही शुवेंदु अधिकारी को भी। शुवेंदु के भरोसे की अपनी वजह है। आंकड़ों के मुताबिक नंदीग्राम में करीब 3 लाख मतदाता हैं। इनमें से 96.65% वोटर ग्रामीण हैं, जबकि 3.35% वोटर शहरी हैं। इलाके में SC/ST वोटर करीब 17% हैं। कुल मिलाकर यहाँ हिंदू मतदाता करीब 2 लाख के आसपास हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 70,000 के आसपास है। बीजेपी को यहाँ हिंदू मतदाताओं की संख्या में जीत की चमक दिखाई दे रही है। नंदीग्राम से नामांकन से पहले ममता और शुवेंदु दोनों मंदिरों के चक्कर लगाते दिखे। चूँकि हिंदू मतदाताओं पर बीजेपी को ज्यादा भरोसा है, इसलिए ममता के ऐलान के बाद शुवेंदु अधिकारी ने झट से उन्हें हराने की चुनौती दे डाली। जाहिर है नंदीग्राम में 2 दलों के 2 दिग्गजों के आमने सामने होने से मुकाबले का महामुकाबले में बदलना तय हो गया है।